नमस्कार। पिछली क्लास में हमने कंपनियों के प्रकार के बारे में पार्ट 1 के अंतर्गत अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत कंपनी के जो प्रकार होते हैं उसमें निर्माण की विधि के आधार पर और दायित्व के आधार पर और सदस्यों की संख्या के आधार पर हमने विस्तार से उसके बारे में अध्ययन किया। आज की क्लास में हम कंपनी के जो प्रकार है जो उनको हम पार्ट सेकंड के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिसमें नियंत्रण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, पूंजी बाजार में पहुंच के आधार पर और अन्य कंपनियों के प्रकार के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले नियंत्रण के आधार पर कंपनियों के प्रकार। नियंत्रण के आधार पर निम्न प्रकार की कंपनियां हो सकती है। पहला था इसमें सूत्रधारी कंपनियां, सेकंड सहायक कंपनी, तीसरा सहचारी या संबंध कंपनी। सबसे पहले बात करते हैं सूत्रधारी या नियंत्रक कंपनी के बारे में। होल्डिंग कंपनी एक या अधिक कंपनियों के संबंध या संदर्भ में सूत्रधारी कंपनी से आशय उस कंपनी से है जिसकी ऐसी कंपनियां सहायक कंपनियां हैं, सेक्शन 2 की उपधारा 46 के अनुसार। इस प्रकार सूत्रधारी कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिसकी एक या अधिक सहायक कंपनियां होती है। दूसरे शब्दों में सूत्रधारी कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिसका किसी अन्य कंपनी या कंपनियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण होता है। इस प्रकार जो कंपनी किसी अन्य कंपनी या किन्हीं अन्य कंपनियों पर नियंत्रण रखती है, वह नियंत्रण करने वाली कंपनी ही सूत्रधारी कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सहायक या समनुषंगी कंपनी अधिनियम के अनुसार किसी भी अन्य कंपनी अर्थात सूत्रधारी कंपनी के संदर्भ या संबंध में सहायक कंपनी से आशय उस कंपनी से है जिस पर सूत्रधारी कंपनी निम्न में से किसी भी प्रकार से नियंत्रण करती है या रखती है। पहला, सूत्रधारी कंपनी उस कंपनी के संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण रखती है। दूसरा, सूत्रधारी कंपनी स्वयं अथवा अपनी एक या अधिक सहायक कंपनियों के माध्यम से उस कंपनी के कुल मताधिकार के आधे से अधिक भाग पर नियंत्रण रखती है। कंपनी अधिनियम में जो संशोधन किया गया था 2017 में संशोधित द्वारा सेक्शन 2 की उपधारा 87 के अनुसार। साथ ही यह बताना भी उचित रहेगा कि कोई भी कंपनी उस सूत्रधारी कंपनी की सहायक कंपनी मानी जाएगी यदि वह उस सूत्रधारी की किसी अन्य सहायक कंपनी द्वारा उस कंपनी पर नियंत्रण किया जाता है। इस प्रकार बहुत ही सरल शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि कोई भी कंपनी जिसका नियंत्रण किसी अन्य कंपनी द्वारा किया जाता है को सहायक कंपनी के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में यदि कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी पर नियंत्रण रखती है तो नियंत्रण करने वाली कंपनी को सूत्रधारी कंपनी तथा जिस कंपनी का नियंत्रण किया जाता है उसे सहायक कंपनी कहा जाता है। तो ये था सूत्रधारी कंपनी के बारे में। बात करते हैं अब हम सहचारी या संबंध कंपनी के बारे में कि सहचारी या संबंध कंपनी एसोसिएट कंपनी क्या होती है। किसी अन्य कंपनी के संबंध या संदर्भ में सहचारी या सहयोजित या संबंध कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिस पर किसी अन्य कंपनी का सारवान या महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, किंतु वह कंपनी उस प्रभाव रखने वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं होती है। साथ ही ये बताना भी उचित रहेगा कि किसी कंपनी पर अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव तब माना जाएगा जबकि वह अन्य कंपनी उस कंपनी के कुल मताधिकार के कम से कम 20% भाग पर नियंत्रण रखती है अथवा अन्य कंपनी किसी अनुबंध के अधीन उस कंपनी के व्यावसायिक निर्णयों पर
20% नियंत्रण रखती है अथवा 20% की भागीदारी रखती है कंपनी अधिनियम द्वारा संशोधित धारा 2 की उपधारा 6 के अनुसार। बात करते हैं अब स्वामित्व के आधार पर कंपनियों के प्रकार के बारे में। स्वामित्व के आधार पर कंपनियां 2 प्रकार की हो सकती है। पहला, सरकारी या राजकीय कंपनियां। सेकंड, गैर सरकारी कंपनियां। बात करते हैं सबसे पहले सरकारी या राजकीय कंपनियों के बारे में। गवर्नमेंट कंपनीज सरकारी कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग निम्न के द्वारा धारित किया जाता है। पहला, केंद्र सरकार द्वारा अथवा दूसरा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा तीसरा अंशतः केंद्रीय सरकार द्वारा तथा अंशतः किसी एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा। साथ ही यह बताना भी उचित रहेगा कि किसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी सरकारी कंपनी ही होती है सेक्शन 2 की धारा 45 के अनुसार, 2 की उपधारा 45। प्रत्येक सरकारी कंपनी का उससे निर्मित या स्थापित करने वाली राज्य सरकार से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। भारत के जो उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि चाहे किसी कंपनी की संपूर्ण अंश पूंजी सरकार द्वारा धारित हो तो भी कंपनी का सरकार से पृथक अस्तित्व ही होता है। साथ ही ये बताना भी उचित रहेगा कि कोई भी सरकारी कंपनी सरकार के विभाग अथवा सरकारी उपक्रम के समान नहीं होती। सरकारी कंपनी के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं माने जाते हैं। यहाँ तक कि सरकारी कंपनी सरकार पर तथा सरकार भी कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकती है। बात करते हैं सेकंड, गैर सरकारी कंपनियों के बारे में, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में। जिस कंपनी की संपूर्ण या अधिकांश अंश पूंजी निजी क्षेत्र के उद्यमी तथा जन सामान्य द्वारा धारित होती है उसे गैर सरकारी कंपनी कहते हैं। हम इसे निजी क्षेत्र की कंपनी, निजी कंपनी नहीं भी कह सकते हैं, किंतु ऐसी कंपनी अर्थव्यवस्था के सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्र में भी स्थापित की जा सकती है। बात करते हैं कंपनियों के प्रकार के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है पूंजी बाजार में पहुंच के आधार पर कंपनियों के प्रकार। पूंजी बाजार में पहुंच के आधार पर कंपनियां निम्न प्रकार की हो सकती है। पहला, सूचीबद्ध कंपनियां। सेकंड, असूचीबद्ध कंपनियां। बात करते हैं सबसे पहले सूचीबद्ध कंपनियों के बारे में। लिस्टेड कंपनीज। सूचीबद्ध कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी से है, सूचीबद्ध कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिसकी कोई प्रतिभूति किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। धारा 2 की उपधारा 52 के अनुसार कोई भी सूचीबद्ध कंपनी अथवा कोई भी ऐसी कंपनी जो अपनी प्रतिभूतियों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कराने की मंशा या इच्छा रखती है वह प्रोस्पेक्टस प्रविवरण जारी कर जनता को अपनी प्रतिभूतियों के अभिदान या क्रय के लिए आमंत्रित कर सकती है। एक सूचीबद्ध कंपनी जो पहले ही प्रतिभूतियों का जनता को निर्गमन कर चुकी है वह आगामी सार्वजनिक निर्गमन ला सकती है और जनता को उस प्रस्ताव के अधीन अपनी प्रतिभूतियों के क्रय का आमंत्रण दे सकती है। प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अधीन अधिसूचित नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होती है, लेकिन कुछ विशेष पहलुओं जैसे यथा अंशों के आवंटन, अंतरण, लाभांशों के भुगतान आदि के संबंध में सेबी अपने विनियमों को ऐसी कंपनियों पर लागू कर सकती है। अन्य सभी मामलों जैसे एक प्रविवरण, आवंटन, विवरणी, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन तथा अन्य जो निर्धारित मामलों का प्रशासन केंद्र सरकार, अधिकरण अथवा रजिस्ट्रार द्वारा ही किया जाएगा। धारा 24 के अनुसार। बात करते हैं अब अनलिस्टेड कंपनीज के बारे में, यानी कि असूचीबद्ध कंपनियां क्या होती है। असूचीबद्ध कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिसकी कोई भी प्रतिभूति किसी भी मान्यता प्राप्त स्कंद विनिमय केंद्र में सूचीबद्ध नहीं है। ऐसी कंपनियां अपने लिए पूंजी अपने सदस्यों, संचालकों एवं उनके मित्रों
नातेदारों, संबंधियों आदि से प्राप्त करती है। ऐसी कंपनियां जनता को अपनी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए आमंत्रण नहीं कर सकती है। परिणाम स्वरूप ऐसी कंपनियां प्रविरण भी जारी नहीं कर सकती। ऐसी कंपनियां सेबी के विनियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। ऐसी कंपनियां कंपनी अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अधिसूचित नियमों को मानने के लिए बाध्य होती है। इससे संबंधित मामलों का जो अभिशासन वह केंद्रीय सरकार, अधिकरण, रजिस्ट्रार आदि द्वारा ही किया जाता है। बात करते हैं कंपनियों के प्रकार के अंतर्गत। अब अन्य कंपनियां जो कंपनियों के प्रकार के अंतर्गत है उसके बारे में बात करते हैं कि अन्य कंपनियां कौन सी हैं। अन्य कंपनियां निम्न प्रकार से है। धर्मार्थ कंपनियां यानी कि बिना लाभ उद्देश्य वाली कंपनियां, लघु कंपनियां, निष्क्रिय या प्रसुप्त कंपनियां, निधियां और विदेशी कंपनियां। बात करते हैं सबसे पहले धर्मार्थ कंपनियों के बारे में। धर्मार्थ यानी गैर लाभ उद्देश्य वाली कंपनियां, चैरिटेबल या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। कभी कभी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ को धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस अधिनियम के अधीन सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत कराने का प्रस्ताव किया जाता है। ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ को इस उद्देश्य के अधीन सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है यदि केंद्र सरकार उसके उद्देश्यों एवं इरादों से संतुष्ट हो। यदि केंद्र सरकार संतुष्ट हो तो उस व्यक्ति या संघ को पंजीकृत कराने हेतु धारा 8 के अधीन एक लाइसेंस जारी कर देगी। तब रजिस्ट्रार उस व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ को सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में पंजीकृत कर देगा। सेक्शन 8 धारा 8 के अधीन पंजीकृत कंपनी को ही धर्मार्थ कंपनी या लाइसेंस प्राप्त कंपनी या गैर लाभ उद्देश्य वाली कंपनी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं सेकंड लघु कंपनी के बारे में। लघु कंपनी से आज सार्वजनिक कंपनी को छोड़कर किसी ऐसी कंपनी से है जिनमें निम्न विशेषताएं पाई जाती है। पहला, जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है अथवा निर्धारित की गई राशि से अधिक नहीं है। निर्धारित की गई राशि 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकती है। दूसरा, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लाभ हानि लेखे के अनुसार उसका आवर्त विक्रय यानी कि टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं है अथवा निर्धारित की गई राशि से अधिक का नहीं है। निर्धारित की गई राशि 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकती। साथ ही यह भी बताना उचित रहेगा कि लघु कंपनी संबंधी प्रावधान निम्न प्रकार की कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं। किसी भी सूत्र लागू नहीं होते हैं जिनके ऊपर पहला आता है इसमें सूत्रधारी कंपनी, सेकंड किसी भी सहायक कंपनी पर, धारा 8 के अधीन पंजीकृत कंपनी पर और किसी विशेष अधिनियम द्वारा अभिशासित कंपनी या निगम निकाय। 2017 में जो संशोधित किया गया था ये एक्ट के अंतर्गत जो संशोधित धारा थी वह संशोधित धारा 2 की उपधारा 85 के अनुसार। बात करते हैं अब निष्क्रिय कंपनियों के बारे में। निष्क्रिय या प्रसुप्त कंपनी, डोरमेट कंपनी। कभी कभी कोई कंपनी किसी भावी परियोजना के लिए अथवा किसी संपत्ति या बौद्धिक संपदा को धारित करने हेतु एक इस अधिनियम के अधीन अपना पंजीयन करवा लेती है और उसका कोई भी महत्वपूर्ण लेखाधिकारी सौदा नहीं होता है। ऐसी कंपनी अथवा असक्रिय या अकर्मण्य कंपनी फॉर्म नंबर MSC 1 में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन कर रजिस्ट्रार को अपने लिए निष्क्रिय या प्रसुप्त कंपनी की हैसियत प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती है। कंपनी ऐसा आवेदन अपनी साधारण सभा में इस आशय का विशेष संकल्प पारित करने के उपरांत ही कर सकती है। धारा 455 की उपधारा 1 तथा नियम MSC 3 स्क्वायर धारा 455 की उपधारा 1 तथा नियम MSC 3। साथ ही यह उल्लेखनीय कि इस धारा के अकर्मण्य या अक्रियाशील कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिसने पिछले
2 वित्तीय वर्षों में किसी भी व्यवसाय या क्रिया का संचालन नहीं किया है अथवा जिसने कोई महत्वपूर्ण लेखाधिकारी सौदा नहीं किया है अथवा पिछले 2 वित्तीय वर्षों के दौरान कोई भी वित्तीय विवरण या वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की है या महत्वपूर्ण लेखाधिकारी सौदों से आशय हम निम्न को छोड़कर किसी भी ऐसे सौदों से लगाते हैं। यहाँ पर हम महत्वपूर्ण लेखाधिकारी जो सौदे होते हैं उससे आशय निम्नांकित को छोड़कर किसी भी ऐसे सौदों से है। पहला, कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को शुल्क का भुगतान करना। सेकंड, इस अधिनियम अथवा किसी अन्य विधान की अपेक्षा की पूर्ति के लिए कंपनी द्वारा भुगतान। तीसरा, इस अधिनियम की अपेक्षा की पूर्ति के लिए अंशों का आवंटन। और चौथा, कार्यालय एवं अभिलेखों के रखरखाव हेतु भुगतान। धारा 455 की उपधारा 1 का स्पष्टीकरण के अनुसार बात करते हैं। नेक्स्ट, निधियां या सामूहिक हितधारी समितियां। निधि अथवा पारस्परिक लाभ हेतु समिति, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी से आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिसे केंद्र सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना जारी कर निधि या पारस्परिक लाभ हेतु समिति घोषित कर दिया गया। साथ ही यह बताना भी उचित रहेगा इसे एक्ट के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि ऐसे वर्ग या वर्गों की कंपनियों पर इस अधिनियम के निर्दिष्ट प्रावधान लागू नहीं होंगे अथवा लागू होंगे अथवा वे प्रावधान किन अपवादों, परिवर्तनों, संशोधनों आदि के साथ लागू होंगे। ऐसी प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन में रखी जाएगी। 2017 में जो प्रतिस्थापित धारा 406 के अनुसार बात करते हैं। नेक्स्ट, विदेशी कंपनियों के बारे में। फॉरेन कंपनीज, विदेशी कंपनियों से आशय किसी ऐसी कंपनी अथवा निगम निकाय से है जिसका समामेलन भारत के बाहर हुआ है और जिसका भारत में व्यवसाय का स्थान है, जहाँ से व्यवसाय इसके स्वयं द्वारा अथवा इसके एजेंट द्वारा भौतिक रूप से अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा संचालित हो सकता है। नेक्स्ट, जो अपने व्यवसाय के कार्यकलापों को भारत में किसी अन्य रीति से संचालित करता है। धारा 2 की उपधारा 42 के अनुसार हम निष्कर्ष रूप में संक्षेप में, विदेशी कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी या निगम निकाय से है जिसका समावेलन भारत के बाहर किसी अन्य देश में हुआ है लेकिन वह भारत में किसी भी स्थान पर अपना व्यवसाय स्थापित कर उसका संचालन किसी भी रीति से करती है। वह भारत में अपने व्यवसाय का संचालन स्वयं अथवा अपने किसी एजेंट के माध्यम से भौतिक रूप से अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकती है। तो ये थे कंपनियों के प्रकार जिसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।